हाय स्टूडेंट्स, आज नोट्स की क्लास में 12th में आज हम लिखवाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के नोट्स तैयार आपको करने होंगे। इसके नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा और आपको इसका नोट्स अच्छी तरह याद करना भी होगा, समझना होगा, नोट्स तैयार कर लेना होगा। CFS रोकड़ प्रवाह विवरण ये चैप्टर मैंने प्रैक्टिकली आपको पढ़ा दिया खूब अच्छी तरीके से, लॉन्ग शॉर्ट सभी। सबसे पहला क्वेश्चन, इसका मीनिंग यानी अर्थ क्या होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। रोकड़ प्रवाह विवरण आपके संस्था की तरलता और शोधन क्षमता को बताता है। साथ ही साथ ये बताता है कि दो अवधियों के बीच कितना रोकड़ आया और कितना रोकड़ गया, मतलब इनफ्लो कितना हुआ और आउटफ्लो कितना हुआ, कितना सोर्सेज हुआ और कितना एप्लीकेशन हुआ। इन सारी बातों का उल्लेख करता है रोकड़ प्रवाह विवरण। नेक्स्ट टॉपिक, प्रकार। ये कितने प्रकार से बनाए जाते हैं? ये 3 प्रकार से बनाए जाते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और तीसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये तीनों एक्टिविटी के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी संस्था के नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को लेकर बनाते हैं इंक्रीज डिक्रीज वाले फॉर्मूले से। दूसरा आपका आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में केवल फिक्स्ड एसेट्स लेते हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, बढ़े तो परचेज और घटे तो सेल्स। और तीसरा एक्टिविटी हम लोग का होता है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग एक्टिविटी यानी कि वित्तीय क्रियाओं में क्या क्या लिया जाता है, शेयर, डिवेंचर, प्रीमियम, लोन वगैरह लिया जाता है। मैंने पहले बताया था, बढ़ता है तो इशू और घटता है तो रिडेम्पशन। तो ये 3 प्रकार से बनाए जाते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है इसका महत्व। इसका महत्व बहुत अधिक है। सबसे पहले तो ये रोकड़ की स्थिति बताता है, वित्तीय नियंत्रण में यानी कि फाइनेंशियल कंट्रोल करता है, फाइनेंशियल प्लानिंग भी करता है, रोकड़ की स्थिति को बता देता है कि यह किस प्रकार रोकड़ की स्थिति है, और यह आपके व्यवसाय का आवागमन बता देता है कि यह कितना क्या आया और क्या गया। नेक्स्ट टॉपिक आपका है उद्देश्य। यह क्यों बनाते हैं? यह बनाते हैं शोधन क्षमता को जानने के लिए, तरलता को जानने के लिए, दो अवधियों के बीच रोकड़ में क्या परिवर्तन हुआ यह जानने के लिए बनाते हैं। साथ ही साथ बजट बनाने में सहायक होता है, निर्णय लेने में सहायक होता है, इसके लिए बनाते हैं। ये देखते हैं कि किसी खास अवधि में कितना सोर्सेज हुआ और कितना एप्लीकेशन हुआ। इन सारी बातों के उद्देश्य से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। अब आइए इसके सीमाएं यानी दोष, ये कहाँ काम करना बंद कर देता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश को अच्छी तरह परिभाषित नहीं करता है। चेकबुक, पोस्टल ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट, ये भी तो आपको एक तरह का कैश तुल्य ही है, जिसको ये नहीं लेता है, यानी कि गैर रोकड़ मदों को छोड़ देता है। साथ ही साथ इसको बनाने से ये पता नहीं चलता है कि संस्था का प्रॉफिट और लॉस कितना है। यह कुछ ही संस्था में बनाया जाता है। बस ये यही प्रदर्शित करता है कि दो अवधियों के बीच कितना रोकड़ आया और कितना रोकड़ गया, इसलिए इसकी सीमाएं मानी जाती हैं। इसको बनाने से कोई खास रिजल्ट नहीं मिल पाता है। जैसे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, और बैलेंस शीट बनाने पर मालूम चलता है ये इक्वल है तो यानी सही है। तो इस तरीके से ये इसकी सीमाएं हुए। तो आप इसके नोट्स अच्छे तैयार करें। याद रहे कि आपका नोट्स और प्रैक्टिकल दोनों ही आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में, किसी भी राज्य के एग्जाम में, CBSE, बिहार बोर्ड, कोई भी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, कहीं भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि कैश फ्लो का प्रैक्टिकल क्वेश्चन ना आए और थ्योरी आ जाए, थ्योरी अधिक हो जाए प्रैक्टिकल कम हो जाए, या प्रैक्टिकल अधिक हो जाए थ्योरी कम हो जाए। इसके लिए ना कोई गवर्नमेंट और ना कोई बिहार विद्यालय परीक्षा समिति या एग्जाम बोर्ड्स किसी भी तरह के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसलिए आपको सिलेबस की पूरी तैयारी करनी है। अब तक